नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू शिवा स्टडी। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है डेन। तो चलिए हम लोग डेन देख लेते हैं। अंग्रेजों के बाद डेन 1616 ईस्वी में भारत आए। ठीक है, तंजौर जिले के ट्रांकेबोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, 1620 में। इसके बाद बंगाल के सीरमपुर में 1676 ईस्वी में उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वे भारत से चले गए। 1616 में डेन भारत आते हैं और 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियों को ब्रिटिश कंपनी के हाथों में बेच करके वे भारत से चले जाते हैं। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1731 ईस्वी में हुई, परंतु उन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ कायम किया। नेक्स्ट है फ्रांसीसी 1664 ईस्वी। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण सरकार द्वारा हुआ और इसका सारा खर्च सरकार ही वहन करती थी। फ्रांसीसी पहले मेडागास्कर द्वीप पे पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? तो मेडागास्कर द्वीप पर, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांस में एक दूसरा दल 1667 ईस्वी में चला। इसका नायक फ्रैंको कैरो था। इसके साथ इस्फहान का निवासी मरकारा भी था। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंक कैरो द्वारा सन 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करने में सफल हुआ। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सांथोमी को ले लिया, लेकिन अगले साल उनका जल सेनापति डी ला हे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हुआ तथा डचों को सांथोमी देने को बाध्य हुआ। इसी बीच 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और बेलांग द लेस्पी ने, यह गैर पेशेवर फौजी सिपाही था जो एडमिरल दी लाहे के साथ आया था, बेलांग द लेस्पिने ने वालीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह किलाबंद थी। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख हुआ। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले ली, पर 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि द्वारा इसे वापस लौटा दिया। 1706 ईस्वी तक मार्टिन यहाँ का गवर्नर रहा। इस समय पांडिचेरी की जनसंख्या करीब 40,000 थी, जबकि कलकत्ता की 22,000। ठीक है। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690 से 92 ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बनाई। जून 1720 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण हुआ। तब 1720 ईस्वी और 1742 ईस्वी के बीच लीनो और ड्यूमा के बुद्धिमत्तापूर्ण शासन में समृद्धि
इनके पास लौट आई। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माही और 1739 ईस्वी में कारिकल पर कब्जा कर लिया। पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। अब है अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक के युद्ध। व्यापार से आरंभ होकर अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियां भारत की राजनीति में अपरिहार्य रूप से उलझ गईं। करीब 20 वर्षों तक चले इस लंबे संघर्ष के फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसी शक्ति अंतिम रूप से टूट गई। इस संघर्ष ने सदा के लिए यह निर्णय कर दिया कि अंग्रेज ही भारत के स्वामी होंगे, फ्रांसीसी नहीं। इन कारणों से कर्नाटक के युद्धों का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। इस समय हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आशफ जाह अर्ध स्वतंत्र शासक था। कोरोमंडल तट और उसके पीछे की भूमि, जिसे कर्नाटक कहा जाता था, मुगल दक्कन का एक सूबा था। यह निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था। जिस प्रकार निजाम व्यवहारिक रूप से दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायाब सूबेदार, जिसे इस क्षेत्र का नवाब कहा जाता था, ने अपने दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर लिया था। कर्नाटक के नवाब सआदत उल्ला खां ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अपने ओहदे को वंशानुगत बना दिया। सन 1741 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक दोस्त अली को मार डाला और उसके दामाद चंदा साहब को बंदी बना लिया। किसी भी शासक के अभाव में निजाम आशफ जाह ने अपने निकट संबंधी अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया। 1741 ईस्वी में कर्नाटक पर मराठा आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में अव्यवस्था की स्थिति थी। फिर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी शांतिपूर्वक व्यापार में संलग्न रहे। यही नहीं, 1740 ईस्वी में मेरिया थरेसा के उत्तराधिकार को लेकर ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध में दोनों प्रतिद्वंदियों के भाग लेने के कारण एवं अमेरिकी उपनिवेश के झगड़े को लेकर यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध चल रहा था। फिर भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों द्वारा ऐसी किसी तटस्थता के बारे में कोई भी बातचीत नहीं की थी। अब है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी। ठीक है, यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ कर दिए। युद्ध की पहल अंग्रेजों की तरफ से हुई। बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब से अपने जहाज़ों की सुरक्षा की प्रार्थना की, लेकिन अंग्रेजों ने नवाब की किसी बात पर गौर नहीं किया। परिणाम स्वरूप डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्डोनी से सहायता मांगी। ला बुर्डोन ने अपने 3000 सैनिकों के बेड़े के साथ कोरोमंडल तट पर पहुंच गया और मद्रास पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों ने भूमि और समुद्र दोनों में घेरा डाल दिया।
लाबुडोनो का विचार अंग्रेजों से फिरौती लेने का था। उसने 40,000 पाउंड लेकर मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया, लेकिन डुप्ले ने नगर को पुनः जीत लिया। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास को घेर लिए जाने के बाद अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा। नवाब ने फ्रांसीसियों को मद्रास का घेरा उठा लेने को कहा, लेकिन डुप्ले ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए कहा कि वह मद्रास से अंग्रेजों को हटाकर नवाब को सौंप देगा। नवाब को डुप्ले के कथन में शंका दिखाई दी, जिसके कारण युद्ध असंभावी हो गया। सेंट थोमे का युद्ध 1748 ईस्वी। कर्नाटक के युद्ध में यह सर्वप्रमुख युद्ध है। ठीक है, सेंट थोमे का युद्ध 1748। यह युद्ध फ्रांसीसियों की सेना एवं नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया। कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने, जिसमें 230 फ्रांसीसी तथा 700 भारतीय सैनिक थे, महफूज खां के नेतृत्व वाली नवाब की 10,000 की भारतीय सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध में स्पष्ट हो गया कि घुड़सवार सेना की अपेक्षा तोपखाना श्रेष्ठ है तथा एक छोटी अनुशासित फौज मध्यकालीन बड़ी फौज पर भारी पड़ती है। इस युद्ध का महत्व इस बात में भी है कि इसमें नौसैनिक शक्ति की महत्ता स्थापित हुई, यूरोपीय अनुशासित सेना की उत्कृष्टता सामने आई और भारतीय राजनीति का खोखलापन स्पष्ट हो गया। यूरोप में ला शापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गए। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 ईस्वी। निजामुल अफजाह की मृत्यु 1748 ईस्वी में हो गई, जिससे उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसी समय चंदा साहब को मराठों द्वारा रिहा कर दिया गया। निजाम का पुत्र नासिर जंग उसका उत्तराधिकारी बना, परंतु उसके भांजे मुजफ्फर जंग ने उसके इस दावे की चुनौती दी। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके भनोई चंदा साहब के बीच विवाद प्रारंभ हुआ। डुप्ले ने इस अनिश्चित अवस्था से राजनीतिक लाभ उठाने की सोची तथा मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम तथा चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए अपनी सेनाओं द्वारा सहायता लेने का वचन दिया। अब है अम्बुर का युद्ध 1749 ईस्वी। मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर अम्बुर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनवरुद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। कर्नाटक का शेष भाग चंदा साहब के अधिकार में आ गया। इन्होंने आरकाट को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास 80 गांवों का अनुदान दिया। डुप्ले ने चंदा साहब को त्रिचनापल्ली का घेरा डालने को कहा। इसी बीच अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बढ़ती शक्ति को देखकर निजाम पद पर नासिर जंग का पक्ष लिया। नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता से दिसंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर लिया। जिंजी नदी के तट पर इन्होंने चंदा साहब, मुजफ्फर जंग व फ्रांसीसी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया। इसमें नासिर जंग मारा गया। डुप्ले ने तुरंत मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया। बदले में उसने फ्रांसीसी कंपनी को 50 लाख रुपए तथा सैनिकों को 5 लाख रुपए दिए। डुप्ले को 20 लाख रुपए तथा 1 लाख रुपए वार्षिक की जागीर मिली। एक फ्रांसीसी अधिकारी बुस्सी अपनी संरक्षता में मुजफ्फरजंग को पांडिचेरी ले गया तथा रास्ते में ही कुछ पठानों ने उसकी हत्या कर दी। बुस्सी की दूरदर्शिता का परिचय देते हुए निजाम के दूसरे बेटे सलावत जंग को निजाम बना दिया। अंग्रेजों के लिए यह मुश्किल था कि त्रिचनापल्ली के मोहम्मद अली को कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि चंदा
साहब की फौज का घेरा पड़ा हुआ था। इस समय एक अंग्रेज क्लार्क क्लाइव ने यह सुझाव दिया कि यदि आरकाट का घेरा डाला जाए तो चंदा साहब त्रिचनापल्ली से हट जाएगा, और हुआ भी यही से क्लाइव की अंग्रेज कंपनी की उन्नति का सिलसिला प्रारंभ होता है। 1752 ईस्वी में मराठा सरकार मुरारी राव के सहयोग से उसने आरकाट पर आक्रमण कर दिया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर दिया। इसी बीच मेजर लॉरेंस ने चंदा साहब से त्रिचनापल्ली का घेरा उठाने को कहा। चंदा साहब त्रिचनापल्ली से भाग गया, लेकिन उसे तंजौर के राजा ने मार डाला। इस प्रकार मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। इस बीच डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने 1754 ईस्वी में वापस बुला लिया और गेडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बना कर भेजा। गेडेहू ने अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर ली। अब है पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट व अन्य भारतीय नरेशों द्वारा दी गई उपाधियों को त्याग दिया तथा भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। इस संधि में भी व्यवस्था थी कि बुशी हैदराबाद में ही रहेगा। इस संधि के संदर्भ में डुप्ले ने लिखा है कि गेडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार कर्नाटक युद्ध का दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा, परंतु स्थल पर अंग्रेजी सेना की प्रधानता सिद्ध हुई तथा उसकी प्रत्याशी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। हैदराबाद में अभी भी फ्रांसीसियों की अवस्था सुदृढ़ रही तथा उन्होंने सूबेदार सलावत जंग से उत्तरी सरकार के 4 जिले मुजफ्फरनगर, एल्लौर, राजमुंद्री और चिककोल प्राप्त कर लिए। अब आता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। पांडिचेरी की संधि अस्थायी थी क्योंकि इसका अनुसमर्थन दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाता था, लेकिन इसी बीच 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया, जिससे पुनः अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरोध में आ गए तथा 1757 ईस्वी में एक दूसरे के स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दक्षिण में फ्रांसीसियों ने त्रिचनापल्ली को लेने का असफल प्रयत्न किया, परंतु कर्नाटक के अधिकांश भागों पर उनका अधिकार हो गया। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार तथा पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लिया। युद्ध का वास्तविक आरंभ 1758 ईस्वी में तब हुआ जब फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेशों के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों से युक्त अधिकारी नियुक्त किया। लाली ने 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया। इसके पश्चात मद्रास को घेर लिया, लेकिन अंग्रेजी नौसेना आने का उसे घेरा उठाना पड़ा। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो अगले पार्ट में